गो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो बेटा क्या करते हैं, कल जो पढ़े थे उसको खाली रिवाइज कर लेते हैं पहले ना, क्या क्या पढ़े थे रिवाइज कर लेते हैं। बेटा पहला बात तो ये पढ़े थे कि अगर ए बी दो सिमेट्रिक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर हो, है ना। मानो ए बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ए बी दोनों का ऑर्डर भी सेम है, ए एंड बी आर ऑफ दी सेम ऑर्डर। तो ए बी दोनों के दोनों सिमेट्रिक एंड सेम ऑर्डर के हैं। तो इस सिचुएशन में ए बी प्लस बी ए वो सिमेट्रिक होगा, एंड ए बी माइनस बी ए वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका प्रूफ कल के नोट में है, आप चेक कर सकते हो। तो अगर ए बी दोनों सिमेट्रिक एंड सेम ऑर्डर के हों तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। और बेटा ये तो बहुत बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सा बात है कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिसेस का ऑर्डर अलग अलग हो तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दोनों को, है ना। आप खुद सोचो, दो अलग अलग ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। आप जरा इमेजिन करो, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है, दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3 है, क्या ये मल्टीप्लिकेशन संभव है? नहीं है, है ना। नो सर। हाँ। तो दो स्क्वायर मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर पाते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है ना। बिल्कुल सही बात है। तो बेटे हमारा जो यस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो क्या होते हैं, वो एक एक स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, है ना, वो एक एक स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। तो ए बी दोनों सिमेट्रिक एंड सेम ऑर्डर के अगर होते हैं तो ए बी, अगर सेम ऑर्डर के नहीं होते तो ए बी नहीं कर पाते, बी ए भी नहीं कर पाते, है ना। तो ए बी दोनों सिमेट्रिक एंड सेम ऑर्डर के अगर हैं तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, ये हम कल के क्लास में किए थे। दूसरा क्या कहते हैं, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए हम लेते हैं तो ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए ये सिमेट्रिक आएगा। क्या आएगा हमेशा, ये सिमेट्रिक आएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले जाओ, तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक भी हो सकता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है जो कि बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होता है? नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। सर या फिर ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है जो कि नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो कोई भी फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए वो सिमेट्रिक हमेशा रहेगा, ठीक है ना। ये डिस्कशन कल किए थे। अच्छा, और क्या कल डिस्कशन किए थे, रिकॉल कोई करवा दो, और क्या कल डिस्कशन किए थे? इवन पावर और यस, यस, यस। For any skew symmetric matrix, for a skew symmetric matrix A, और for a symmetric matrix A कर लेते हैं, for a symmetric matrix A। अगर बेटे A अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A टू दी पावर n इज ऑलवेज सिमेट्रिक, नो मैटर व्हाट। तो n यहाँ पर कोई भी आप नेचुरल नंबर लो, क्योंकि मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का पावर आप नेगेटिव नहीं ले सकते, मैट्रिक्स का पावर आप फ्रैक्शन नहीं ले सकते, मैट्रिक्स का पावर जीरो भी नहीं लिया जाता है। तो मैट्रिक्स का पावर नेचुरल नंबर लेते हैं। बेटा मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, तो जब हम लेते हैं ए स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स ए को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू ए क्यूब मतलब ए इंटू ए, है ना। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, तो उसका पावर आप फ्रैक्शन नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते। तो उसका पावर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। तो एंड स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये भी आपको याद है, मैं खाली रिकॉल करवा रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का पावर आप नहीं ले सकते, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को खुद ही के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का पावर कुछ भी ले जाओ वो सिमेट्रिक ही रहेगा। और क्या पढ़े थे कि फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अरे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए टू दी पावर एन इज सिमेट्रिक when what n is even, है ना, when n is even, and a to the power n is skew symmetric when n is
ऑड, है ना, ये कल डिस्कस किए थे कि अगर आप एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हो, अगर आप एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ले रहे हो, तो उसका पावर अगर आप एक इवन नंबर लेते हो तो आपको बदले में मिलेगा सिमेट्रिक, मतलब ए टू दी पावर सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर ऑड लेते हो तो मतलब ए टू दी पावर एन आपका स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो इसको कैसे याद रखोगे ये भी मैंने बताया था, ट्रिक बता दिया। और इसके ट्रिक में हम आपको क्या बताए थे कि आप क्या करो, सिमेट्रिक जो वर्ड है उसको आप प्लस के साथ रिलेट करो, एंड स्क्यू सिमेट्रिक जो वर्ड है उसको आप माइनस के साथ रिलेट करो, आपको याद हो जाएगा। सिमेट्रिक को प्लस के साथ रिलेट करो, स्क्यू सिमेट्रिक को माइनस के साथ रिलेट करो, ब्रेन में रिलेट करो। तो बड़ा आपको पता है कि प्लस का पावर आप कुछ भी ले जाओ तो आंसर तो प्लस ही आएगा ना, प्लस को जितने बार मल्टीप्लाई करो प्लस ही रहेगा। तो याद रह जाएगा कि सिमेट्रिक का पावर कुछ भी ले जाओ सिमेट्रिक रहेगा, है ना, याद रह जाएगा। प्लस को सिमेट्रिक के साथ रिलेट करो। बेटा माइनस के पावर जब इवन लेते हो तो आंसर प्लस हो जाता है ना। यस सर। माइनस को स्क्यू के साथ रिलेट करो, स्क्यू सिमेट्रिक का पावर इवन लोगे तो आंसर आएगा प्लस, मतलब सिमेट्रिक, रिलेट करके करो, है ना। माइनस के पावर ऑड लेते हो तो क्या आता है, माइनस आता है ना, तो ये याद रह जाएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक का पावर ऑड लेते हो तो आंसर में वही स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है, माइनस। क्लियर है ना। तो इसके ऊपर कुछ 1 मार्क के सवाल भी कल के क्लास में हम किए थे, ठीक है ना। ओके, ये कोई डिफिकल्ट सा बात नहीं, बहुत ही इजी इजी चीजें हैं, ठीक है ना, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चले, आज का पढ़ाई करें। ओके ठीक। अच्छा बेटे, कल एक सवाल लास्ट को कर रहे थे, जिसको मतलब लास्ट को छोड़ दिए थे, वही सवाल से कंटिन्यू करते हैं ना। सवाल है कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी फॉर two suitable matrices A and B, for two suitable matrices A and B, then prove that A square is equal to A and B square is equal to B। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, और मैं यहाँ पर नीचे लिख भी देता हूँ ताकि आप जब इस क्वेश्चन को बाद में कभी खुद से करोगे तो आप वो हिंट आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पर हिंट है कि बेटे एसोसिएटिव लॉ होता है ना, एसोसिएटिव लॉ और प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसी को इस्तेमाल करते हुए हम इसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत आपको इजीली याद रह जाएगा। देखो बेटे, तो क्वेश्चन क्या है कि ए बी दो सुइटेबल मैट्रिसेस हैं। सुइटेबल मैट्रिसेस मतलब ए बी दो ऐसे मैट्रिसेस हैं कि ए बी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, एंड ए बी ए आ रहा है, बी ए बी आ रहा है, मतलब मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करने से ए आ रहा है, मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करने से बी आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्रूव करके दिखाओ कि ए का स्क्वायर ए होगा, बी का स्क्वायर बी होगा। समझ पा रहे हो। अच्छा, तो बेटा आपको गिवन क्या है, प्रूफ में चलो करते हैं। अच्छा, आपको गिवन क्या है ना, ए बी इज इक्वल टू ए, है ना, ये गिवन है। अच्छा, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ए बी लिखे हो, जो बी लिखे हो ना, ए इंटू बी किए हो, आप चेक कर लो, आपका बी 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 ए भी है ना, बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी ए, इज इट। अरे बी बी ए भी है ना, यस सर। ये गिवन है आपको। तो बेटे ये जो ए के साथ बी मल्टीप्लाई हुआ है, ये बी का जगह में क्या लिख लेता हूँ, बी ए लिख लेता हूँ। इज देयर एनी प्रॉब्लम, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन बी ए इज इक्वल टू बी। अच्छा, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है ये पता है, मतलब क्या है कि ए इंटू बी इंटू सी, तीनों मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बी इंटू सी जो है, ए इंटू बी सी भी वही है। जगह चेंज नहीं करोगे मैट्रिसेस का, खाली एसोसिएशन बदल रहा है। तो ए बी इंटू सी जो है, ए इंटू बी सी भी वही है। तो मैं ये जो ए इंटू बी इंटू ए, बी इंटू ए का दोनों तरफ ब्रैकेट रखा हूं, मैं ए बी का दोनों तरफ ब्रैकेट रख के इंटू ए भी लिख सकता हूं। दे विल मीन द सेम थिंग, इजंट इट। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया, क्लियर और नॉट, एसोसिएटिव लॉ। Yes, sir.
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और बेटे अभी आपको अब खुद देख लो, आपका गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए, इजंट इट? आपका गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए, तो ये जो ए बी है इसका जगह मैं ए लिख सकता हूँ, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए, है ना? आज ए बी इज इक्वल टू ए, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ए बी का जगह ए डाल दिया, ठीक है? ये बी का जगह बी ए डाला था, अब ये ए बी का जगह ए डाल रहा हूँ, तो क्या प्रूव हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अरे समझ में आ गया कि नहीं? आएगी नहीं? ओके ठीक है। यस। और बेटा आपको और क्या गिवन है? आपको गिवन है बी ए इज इक्वल टू बी, है ना? उसी तरह बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्रूव करने के लिए मैं बी ए इज इक्वल टू बी को लेके आगे चलूंगा। तो बेटे इसमें जो पोस्ट मल्टीप्लायर ए है उसके जगह में अभी क्या लिखने वाला हूँ, आपको पता चल गया होगा ट्रिक। ए की जगह क्या लिखने वाला हूँ, एफ बी लिखने वाला हूँ। वाई, कैसे, क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ए बी इज इक्वल टू ए, तो ये जो ए है उसके जगह मैंने ए बी लिख दिया। इज देयर एनी प्रॉब्लम? फिर मैं क्या नो सर। करूंगा बेटा, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करूंगा, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करूंगा। ये बी ए को ब्रैकेट में रख दिया इनटू बी, है ना? तीनों मल्टीप्लाई, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया, दिस इज इक्वल टू बी। और बेटा क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि बी ए इज इक्वल टू बी, इजंट इट? तो बी इंटू बी इज इक्वल टू बी, है ना? क्वेश्चन में गिवन है बी इज इक्वल टू बी, तो ये स्टेटमेंट से क्या प्रूव हो गया ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, है ना भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, क्लियर है ना? तो प्रूव्ड। तो यहाँ से प्रूव हुआ था ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और इधर से प्रूव हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। समझ में आ गया ये चीजें? तो अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो इसको कर पाओगे कॉन्फिडेंटली? यस सर। वेरी गुड। यस सर। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है? सर इजी, इजी है। बहुत इजी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक प्रूफ वाला सवाल है, और सवाल है कि प्रूव दैट फॉर ए बी and a plus b to be defined, a and b have to be square matrices of the same order। और कल रात को आई थिंक 12 बजे में एक आपको दिया होगा असाइनमेंट, 12 बजे 10 मिनट पर यस शायद सर। असाइनमेंट दिया था। उस असाइनमेंट में ही एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आप चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, बहुत इजी सवाल है, एंड आई मतलब मुझे पता है कि आप लोग ये सवाल भी कर सकते हो, आराम से प्रूव कर सकते हो। खाली क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रूव दैट फॉर ए बी एंड ए प्लस बी टू बी डिफाइंड, दोनों को दोनों डिफाइंड होने के लिए, मतलब ए बी का डिफाइंड होने के लिए एंड ए प्लस बी का डिफाइंड होने के लिए, ये दोनों बोथ डिफाइंड होने के लिए ए बी दोनों को स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ दी सेम ऑर्डर होना पड़ेगा। नहीं तो ए बी एंड ए प्लस बी दोनों डिफाइंड नहीं होंगे, ठीक है ना? दोनों डिफाइंड होने के लिए ए बी दोनों को स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ दी सेम ऑर्डर होना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरा बात? अच्छा, यस सर। अच्छा, मैं जैसे जैसे आपको बोलूंगा मुझे आप गाइड करते, मैं आपको गाइड करता करता जा रहा हूँ, आप भी मुझे हेल्प कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। बेटा वो बोल रहा है कि ए बी एंड ए प्लस बी दोनों को डिफाइंड होना है ना, दोनों को डिफाइंड होना है। अच्छा, फॉर ए प्लस बी टू बी डिफाइंड, फॉर ए प्लस बी टू बी डिफाइंड, बेटे ए प्लस बी कब डिफाइंड होता है, कंडीशन क्या है ना, ए बी एंड बी। दोनों, हाँ, अब दी सेम ऑर्डर, है ना? ए बी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना? क्लियर और नॉट? For a plus b to be defined, order of a should be equal to order of b। अच्छा, क्या बोला जाता है जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता है, उन दोनों को क्या बोला जाता है, कंपेरेबल मैट्रिसेस। क्या बोला जाता है, कंपेरेबल मैट्रिसेस, है ना? तो वो बोला है कि ए बी को डिफाइंड होना है, ए प्लस बी को भी डिफाइंड होना है। ए प्लस बी को डिफाइंड होने के लिए ए एंड बी दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, है ना? एंड लेट द ऑर्डर ऑफ
ए एंड बी एम बाई एन, है ना। ए प्लस बी को डिफाइंड होने के लिए ए बी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड मानो दोनों का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन है। क्या है दोनों का ऑर्डर, एम बाई एन है। क्लियर और नॉट, मतलब ए का ऑर्डर भी एम बाई एन है, बी का ऑर्डर भी एम बाई एन है। क्लियर और नॉट। अच्छा, फॉर ए बी, बेटे ए का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन है, इनटू बी, बी का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन है। फॉर दिस टू बी डिफाइंड, ये भी डिफाइंड होना चाहिए। वो बोल रहा है कि ए बी भी डिफाइंड होना चाहिए, प्लस बी भी डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों मतलब a इंटू बी डिफाइंड होने के लिए प्री फैक्टर जो कि a है उसका नंबर ऑफ एन कॉलम्स, एंड पोस्ट फैक्टर जो b है उसका नंबर ऑफ रोज, ये दोनों बराबर होने चाहिए, है कि नहीं भाई। अरे यस समझ सर। में आ रहा यस है ना, सर। सिंपल सा बात है। तो इसका मतलब देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a एंड b बोथ हैव टू बी m बाई m और m बाई n, क्योंकि m जो है n वही है। क्लियर और नॉट, मतलब दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर है ना दोनों, क्योंकि m बाई m मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर। तो ये भी दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड दोनों का ऑर्डर भी m बाई m, मतलब दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर और नॉट। आई होप आपको ये समझ में आ गया चीजें, नहीं आया तो बताओ, पूछो। एवरीबॉडी गॉट इट। यस सर। यस। कंटिन्यू। ओके ठीक है। अच्छा, एक सवाल करते हैं। सवाल है, मैं थोड़ा सवाल निकल से मिल गया। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो सवाल देखते हैं, ये सवाल क्या है। कि सवाल है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, एंड ये मैट्रिक्स है cos स्क्वायर फाई, cos फाई sin फाई, cos फाई sin फाई, sin square phi. Prove that the product of these two matrices is zero matrix or null matrix when, मेरे बुक में दे रखा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इज जीरो। तो आप ये मत समझ लेना कि रियल नंबर जीरो, नहीं, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये जीरो मैट्रिक्स व्हेन थीटा एंड फाई differ by an odd multiple of पाई बाई टू। ठीक है, सवाल सवाल समझ रहे हो क्या है, कि प्रूव करो कि दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट, मतलब दिस इंटू दिस, है ना, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू ए जीरो मैट्रिक्स। कब, जब थीटा एंड फाई एक दूसरे से ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू के द्वारा डिफर करते हैं। मतलब क्या है कि थीटा माइनस फाई, थीटा एंड फाई के बीच में जो डिफरेंस है, थीटा माइनस फाई, वो एक ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू जब होगा, तब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स होगा। वो आप दिखाओ। मेरा बात समझ में आ रहा है, क्लियर और नॉट। अच्छा, तो बेटे ये क्वेश्चन आप में से कितनों ने किए हो, कितनों ने अटेम्प्ट किए हो। हेलो, नहीं किए हो। अच्छा ठीक है बेटे, वो दोनों मैट्रिसेस क्या दे रखे हैं, एक है cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर क्या है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। दिस इंटू, बेटा ये क्या है cos स्क्वायर फाई, फिर cos फाई साइन फाई, फिर
कॉस फाई साइन फाई फिर साइन स्क्वायर फाई, है ना। वो बोल रहा है कि दिस टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एक नॉन मैट्रिक्स आएगा। नॉन मैट्रिक्स मतलब क्या है बेटे? अच्छा, नॉन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 by 2 ही होगा, है ना, क्योंकि ये भी 2 by 2 का ऑर्डर है, 2 by 2 का ऑर्डर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 by 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो बोल रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से नॉन मैट्रिक्स आ रहा है। तो कौन से ऑर्डर का नॉन मैट्रिक्स आएगा? 2 by 2 ऑर्डर का नॉन मैट्रिक्स है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दिस क्लियर नॉट? दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं, समझ पा रहे हो? अच्छा यस सर। बेटे, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन जरा करो, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या हो जाएगा बेटे? अच्छा, एक काम करते हैं, हम पहले ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसको छोड़ो, छोड़ो, ये दोनों को मल्टीप्लाई पहले करते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो बेटे। मल्टीप्लाई करने से 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रकट होगा आपके सामने, है ना। 2 by 2 ऑर्डर का मतलब 4 एलिमेंट रहेंगे, है ना, 4 एलिमेंट ऐसे रहेंगे। अच्छा, ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा आपको? प्री फैक्टर का फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम, है ना, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करो। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, कॉस स्क्वायर थीटा यस सर। इंटू कॉस यस स्क्वायर सर। फाई प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई, समझ पा रहे हो कि नहीं? कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई। अच्छा, ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा? प्री फैक्टर के फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर के फर्स्ट कॉलम, है ना, समझ पा रहे? सॉरी, सेकंड कॉलम, है ना। प्री फैक्टर का फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर का सेकंड कॉलम, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई प्लस बेटे कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, मतलब क्या होगा? कॉस थीटा साइन थीटा इंटू व्हाट? साइन स्क्वायर फाई, है ना। अच्छा, ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा? ना प्री फैक्टर का सेकेंड रो, पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, मतलब कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू दिस, इजंट इट? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई। अच्छा, ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा? प्री फैक्टर का सेकेंड रो, पोस्ट फैक्टर का सेकेंड कॉलम, है ना। अच्छा, तो प्री फैक्टर का सेकेंड रो कॉस थीटा साइन थीटा इंटू क्या होगा? कॉस फाई साइन फाई, है ना। कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई, है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, अरे समझ रहे हो कि नहीं? साइन स्क्वायर यस थीटा सर। इंटू साइन स्क्वायर फाई। यस सर। थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको, जगह नहीं हो रहा है। प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अच्छा बेटे, यहाँ तक सही है, सबको समझ में आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, बस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, है ना। क्लियर है नॉट? अच्छा, ओके। तो बेटे यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, नेक्स्ट पेज में चलना पड़ेगा। कोई नहीं, बस यहाँ से जो जो चीजें आप, अच्छा इसको लिख लो जरा, पूरा पूरा लिख लो, ताकि मुझे बताओगे नेक्स्ट पेज में क्या हम लिखे थे। पूरा 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 लिख लो। यस लिख लिए? कौन लिख लिए? सर। यस। कौन लिख लिए मी। हो? ओके। तो मुझे बताओगे, जो जहां मैं पूछूंगा क्या लिखे थे तो आप बताओगे। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स का जो 4 एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट में से कुछ कुछ कॉमन वॉमन जाएगा, देखो जरा बेटे। ये दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या दोनों टर्म में कॉमन है? ये टर्म प्लस दिस टर्म, कॉस कॉस थीटा थीटा कॉस इंटू कॉस। फाई, है ना, कॉस थीटा कॉस फाई, है ना। चलो, चलो ले जाते हैं, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई। बेटा कॉमन लेने से बचेगा क्या? ना कॉस थीटा कॉस कॉस। फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, आई गेस राइट, ये बच रहा होगा यस कॉमन सर। लेने से। अच्छा, और बेटे जो दूसरा टर्म है, जो दूसरा टर्म है ये वाला टर्म,
ये वाला इन दोनों में से क्या हम कॉमन ले सकते हैं बताओ? ये वाला जो दो ये वाला जो टर्म है, इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से? सर कॉस थीटा साइन फाई। दोनों से एक cos थीटा sin फाई ले सकते हैं। इसमें भी एक cos, इसमें भी cos थीटा है, इसमें भी cos थीटा है। sin फाई इसमें भी है, sin फाई इसमें। तो cos थीटा sin फाई ले जाते हैं कॉमन में, है ना? cos थीटा sin फाई ले जाते हैं कॉमन में। cos थीटा sin फाई लेने से क्या रहेगा अंदर? क्या रहेगा अंदर बताओ? इन दोनों में से कॉमन गया तो cos थीटा sin फाई, तो क्या रह कॉस जाएगा? थीटा साइन cos थीटा cos फाई, sin थीटा sin फाई, है ना? क्लियर और नॉट? थीटा साइन फाई। हाँ, ओके। cos थीटा cos फाई, sin थीटा sin फाई। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, है ना? अच्छा, और ये जो दोनों से कॉमन लेंगे तो ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? ये दोनों से cos फाई sin थीटा, है ना? क्या जाएगा? cos फाई sin थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, cos फाई sin, यस सर। हाँ, cos फाई sin थीटा कॉमन जाने से क्या रहेगा? इन दोनों में से कॉमन गया तो कॉस थीटा साइन कॉस फाई। cos फाई cos थीटा प्लस sin थीटा sin फाई, है ना? अच्छा, क्या रहेगा? cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। अच्छा, ये वाला जो टर्म इनमें से इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा जरा बताओ? sin थीटा sin फाई, है ना? sin थीटा sin फाई जाएगा, है ना? क्लियर है ना? sin थीटा sin फाई कॉमन जाने से क्या रहेगा? वही cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, है ना? ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो क्लियर है ना? अच्छा, जरा सोचो, ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? cos थीटा cos फाई प्लस sin कॉस ए थीटा sin, माइनस बी। हाँ, cos थीटा माइनस फाई। अच्छा, क्यों मैं cos फाई माइनस थीटा लिखूं? कोई प्रॉब्लम है? cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos बीटा माइनस अल्फा, याद है ना? पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। cos अल्फा माइनस बीटा जो है cos बीटा माइनस यस अल्फा सर। वही है। क्यों? cos क्या है बेटा? इवन फंक्शन है। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है ना? तो आप cos थीटा माइनस अल्फा फाई लिख सकते हो, या फिर cos फाई माइनस थीटा लिख सकते हो। दिस इज अप टू यू, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये जो पहला एलिमेंट ये क्या हो जाता है? cos थीटा cos फाई इंटू cos थीटा cos फाई इंटू cos थीटा माइनस फाई। और ये दूसरा एलिमेंट क्या होता है? cos थीटा sin फाई इंटू cos थीटा sin फाई इंटू तेरी का cos थीटा माइनस फाई। और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? cos फाई sin थीटा इंटू तेरी cos थीटा माइनस फाई। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? sin थीटा sin फाई इंटू cos थीटा माइनस फाई। क्लियर है ना? ओके, नाउ थिंक अबाउट इट। इफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 2n plus 1 into pi by 2। बेटा 2n plus 1 into pi by 2 where n is some integer। बेटा 2n plus 1 pi by 2 मतलब ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2। बेटा अगर कोई भी एंगल अगर ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 होता है तो उसका कॉस क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है कि नहीं भाई? क्लियर और नॉट? हेलो, cos पाई बाय 2 जीरो, cos 3 पाई बाय 2 जीरो, cos 5 पाई बाय 2 जीरो, cos 7 पाई बाय 2 जीरो। ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 का कॉस क्या होता है? जीरो होता है ना? तो अगर थीटा माइनस फाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है तो उसका कॉस जीरो हो जाएगा। तो आपका ये जो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए हो, इसका ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो इंटू इसको करोगे तो जीरो ही रहेगा। तो ये जीरो 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 जीरो, तो एक नॉन मैट्रिक्स मिल जाएगा कि नहीं? बताओ आप मुझे। क्लियर और नॉट? हेलो, यस सर। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ सर इन लास्ट दोनों, वाला ओरिजिन। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो दोनों को मल्टीप्लाई किया है इसको मैं मैट्रिक्स ए नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? ए देता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, लास्ट में कहां पर नहीं समझ बताओ?
ये वाला। अच्छा देखो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, इस वाले एंगल का कॉस क्या होता है? जीरो होता है ना? आप याद करो, पाई बाई टू का कॉस जीरो, 3 पाई बाई टू का कॉस जीरो, 5 पाई बाई टू का कॉस जीरो, 7 पाई बाई टू का कॉस जीरो, 9 पाई बाई टू का कॉस जीरो, 11 पाई बाई टू का कॉस जीरो, -पाई बाई टू, -2, -3 पाई बाई टू, -5 पाई बाई टू, -7 पाई बाई टू। पाई बाई टू के साथ अगर ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है, उस एंगल का अगर कोसाइन लेंगे तो आंसर आएगा जीरो। तो वही लिखा मैंने कि इफ थीटा माइनस फाइव अगर ऑड मल्टीपल ऑफ, देखो बेटा थीटा भी एक एंगल है, फाइव भी एक एंगल है। अगर थीटा माइनस फाइव ये जो एंगल अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो जाता है, तो उसका कॉस तो जीरो होने वाला है। एंड उसका कॉस अगर जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा ना। तो जीरो इंटू दिस जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, मतलब ये मैट्रिक्स का चारों चारों के चारों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे ना। देन ए इज इक्वल टू जीरो, 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 जीरो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ। तो यस सर। उसने क्या दिया था कि अगर थीटा एंड फाई डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, मतलब अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू होता है, तो इन जो दोनों मैट्रिक्स दिए थे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉल मैट्रिक्स आएगा। और हमने चेक कर दिए कि सचमुच अगर थीटा माइनस फाई, मतलब थीटा फाई के बीच में डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू ले रहे हैं, तो हमारा जो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वो नॉल आ रहा है ना। देयरफॉर प्रूफ। क्लियर और नॉट? आगे चले। ओके। ओके, चलो ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ दिस न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है बेटा, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है, सॉरी मैथमेटिकल रीजनिंग में क्यों बार बार बोल रहा हूँ बेटे, मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये 11th क्लास का चैप्टर है। कौन सा क्लास का चैप्टर है? 11th क्लास का चैप्टर है। लेकिन 11th क्लास में ये चैप्टर को कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया था आपके टाइम पे। मेरे पास समझ में आ रहा है? मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर को 11th क्लास में कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया था, इसलिए हम नहीं पढ़े थे। लेकिन अब हमें उसका कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको पढ़ेंगे तभी जाकर मैट्रिक्स चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बोला है कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करो, या फिर कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूफ हो पाएंगे। उनको करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को रिकॉल करना होगा। सॉरी सॉरी, रिकॉल क्यों, मतलब पढ़ना होगा पूरा, है ना? रिकॉल क्या, पूरा पढ़ना होगा। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे इसको समझा जाए, ठीक है ना? अच्छा, अ, एक नॉर्मल सा एक बात करते हैं ना, एग्जाम्पल लेते हैं। बेटे एक मैथमेटिशियन ने आके बोला कि फॉर ऑल, मेरे बात ध्यान सुन रहे हो बेटे? हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बेटे अभी जो बात करेंगे ये लॉजिकल बातें हैं, इसमें मैथमेटिक्स मतलब लॉजिक, लॉजिक ज्यादा अप्लाई होगा। तो लॉजिक ध्यान से सुनो, है ना, क्या मैं लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ। एक मैथमेटिशियन आया, और ऐसा ऐसा पास्ट में हुआ था, ऐसा पास्ट में हुआ था, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जरूरत पड़ा। तो एक मैथमेटिशियन आया, बोला कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब दुनिया के सारे नेचुरल नंबर के लिए, और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल, क्या नेचुरल नंबर से, दुनिया के सारे नेचुरल नंबर के लिए पी ऑफ एन इज ट्रू। पी ऑफ एन क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग दिस नेचुरल नंबर एन। कोई एक स्टेटमेंट है, जैसे कि मतलब 2n+1, फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन 2n+1 इज इवन, एक स्टेटमेंट है। सॉरी 2n+1 इज ऑड, ये एक स्टेटमेंट है। या फिर फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन 2n इज इवन, ये एक स्टेटमेंट है। मेरा बात समझ रहे हो ना? क्लियर हो ना? स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ में आया मेरा बात? अरे समझ रहे हो ना? जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल एन 2n इज इवन, ये एक स्टेटमेंट है ना, इसी को पीएन में बोल रहा हूँ, पी ऑफ एन। तो पी ऑफ एन ऐसा कोई एक स्टेटमेंट है। तो दुनिया के सारे नेचुरल नंबर एन के लिए 2n एक इवन नंबर है। क्लियर है ना? अच्छा,
तो उस मैथमेटिशियन ने आके ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट बोला कि सारे नेचुरल नंबर एन के लिए पी ऑफ एन ट्रू है। तो आप उसको बोले कि आपको कैसे पता चला सारे नेचुरल नंबर के लिए आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो वो क्या करेगा, वो क्या करने लगेगा ना, आपको बोलेगा देख 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 देख, एन इक्वल टू वन के लिए चेक कर। वो आपको एन इक्वल टू वन के लिए चेक करवा देगा और बोलेगा देख एन इक्वल टू वन के लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। एन इक्वल टू टू के लिए चेक कर, देख एन इक्वल टू टू के लिए मेरा ट्रू हो रहा है। एन इक्वल टू थ्री के लिए भी चेक कर, देख एन इक्वल टू थ्री के लिए भी ट्रू हो रहा है। एन इक्वल टू फोर के लिए चेक कर। वो आपको क्या किया, मतलब एन इक्वल टू 1 लाख तक लेके गया है ना, और सारे के सारे ट्रू आ गए। मतलब सारे, मतलब अप टू 1 लाख सारे नेचुरल नंबर के लिए उसका स्टेटमेंट ट्रू आ गया। और वहीं पर वो रुक गया, क्लियर है ना, और आपको बोल दिया देख भाई और आगे जाने का क्या फायदा है, मतलब 1 लाख तक सारे नेचुरल नंबर के लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है ना, तो आगे भी सारे तो ट्रू ही होंगे सबके लिए। लेकिन क्या हुआ कि आप वो मैथमेटिशियन जाने के बाद आप खुद और टेस्टिंग किए, उसके बाद और कुछ नेचुरल नंबर लिए 1 लाख के बाद, और देखने को मिला वो कोई एक नेचुरल नंबर है आगे, 1 लाख के बाद में कोई एक नेचुरल नंबर आ रहा है जिसके लिए उस मैथमेटिशियन का स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है। तो ये पूरा चीज उसका गलत हो गया ना, क्योंकि उसने क्या बोला था कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सारे नेचुरल नंबर के लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। तो उसने आपको 1 लाख तक देके मतलब चेक करवा दिया और बोला कि हाँ सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। लेकिन आपने देखे कि हाँ ना 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 ना, 1 लाख के बाद में एक नेचुरल नंबर ले रहा हूं जिसके लिए फॉल्स हो जा रहा है, इसका मतलब वो जो बोल के गया था फॉर ऑल एन, ये तो गलत है। क्लियर और नॉट? अच्छा बेटे, इसका मतलब उसको डिस्प्रूव करने के लिए आपको 1 लाख के बाद वाले नेचुरल नंबर तक जाना पड़ा है ना भाई, मेरा बात समझ रहे हो? क्या ये यस टीडियस सर। नहीं है? क्या ये बहुत मतलब तकलीफदायक नहीं है पूरा चेक करना एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं, टू के लिए ट्रू? फॉर एग्जाम्पल मैं एक सामान्य सा एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूँ, एक सामान्य सा एग्जाम्पल, ठीक है ना। एक मैथमेटिशियन आया और बोला कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, 2n इज इवन। और आप बोले नहीं नहीं, हमें आपका बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, सारे नेचुरल नंबर के लिए 2n इवन होगा? वो बोलेगा हाँ। तो आप बोलोगे सर कैसे, बताइए। वो बोलेगा भाई देख तू चेक करते जा, n इक्वल टू वन डाल बेटे, 2 इंटू 1 2 होता है, वो इवन है ना। बेटे n इक्वल टू 2 डाल, 2 इंटू 2 4 हो जाता है ना, वो भी तो इवन है। n इक्वल टू 3 डाल, 2 इंटू 3 6 होता है ना, वो भी तो इवन होता है। तो ऐसे करके वो आपको सारे नेचुरल नंबर एक एक करके दिखाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर तो फाइनाइट नहीं है ना, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। तो हालांकि हाँ हमें ये पता है कि ये तो प्रूवन है ऑलरेडी कि 2n इज इवन, तो यह हमको पता चल जा रहा है कि हाँ उसका स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर मैं एक उटपटांग सा स्टेटमेंट दूं और बोल दूं कि सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, और सही में 1 के लिए भी ट्रू हो रहा हो, 2 के लिए भी ट्रू हो रहा हो, 3 के लिए भी ट्रू हो रहा हो, 4 के लिए भी ट्रू हो रहा हो, 120 तक ट्रू हो रहा है, बस 121 नेचुरल नंबर के लिए फॉल्स हो जा रहा है। लेकिन क्या आप एक एक करके बस बैठ के चेक करोगे 121 तक सबके लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तक तरकीब चाहिए है ना, एक तरकीब ऐसा चाहिए जिससे बस 2-3 स्टेप में हम ये प्रूव कर दें कि सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है कि नहीं। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? ठीक है, हेलो, यस सर। ओके। क्या यहाँ तक ये स्टोरी समझ में आया, ये लॉजिक यहाँ तक समझ में आया कि क्यों, यस सर। यस सर। मतलब क्यों हम आगे जो करेंगे वो क्यों करने जा रहे हैं, इस वजह से करने जा रहे हैं। सारे नेचुरल नंबर के लिए, ब्रह्मांड के सारे नेचुरल नंबर के लिए हमारा स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करवाने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मदद लेंगे। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं होता तो हमें वो स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए 1 2 3 4 जिंदगी गुजर जाता, हमें एक एक नेचुरल नंबर डाल के उसको चेक करना पड़ता। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से उससे हमें मुक्ति मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो समझ लेते हैं कि केस क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और वो कैसे आपको मदद करता है। क्लियर और नॉट? चलो समझ लेते हैं। देखो बेटे, हम क्या करेंगे ना बेटे, सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है, वन है। ठीक है, सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है, वन है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं आगे बताते जाऊंगा स्टेप हम क्यों कर रहे हैं। स्टेप वन, सबसे पहला नेचुरल नंबर वन है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, चेक
that P of n is true for n is equal to 1। सबसे जो पहला नेचुरल नंबर है 1, आप चेक करो आपका स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 उसके लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक कर दो। मेरा बात समझ में आ गया क्लियरली? ये चेक कर दो। क्यों चेक कर दो बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी इतना सुनो। n इक्वल टू 1 के लिए आप अपना स्टेटमेंट चेक कर दो, ठीक है? ओके। यस सर। स्टेप टू, स्टेप टू बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप टू, स्टेप थ्री, assume that P of n is true for any n is equal to k, where k is some natural number। क्यों करेंगे आगे बताऊंगा, क्यों करेंगे आगे बताऊंगा, डोंट वरी, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बस आपको लॉजिक समझना है मैं क्यों करने जा रहा हूं ऐसा। स्टेप टू में क्या करेंगे, अस्यूम करेंगे। बेटा अस्यूम करेंगे तो हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, मान लेते हैं ना। मान लेते हैं कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो कोई एक नेचुरल नंबर के के लिए ट्रू है। कोई एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। के इज सम नेचुरल नंबर, क्लियर है ना? के इज सम नेचुरल नंबर, कोई एक नेचुरल नंबर के है जिसके लिए हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है? अस्यूम कर लेते हैं। स्टेप थ्री, prove that P of n is also true for n is equal to k plus 1। स्टेप टू में हमने क्या किए, हम मान लेते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है कोई एक नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है। स्टेप थ्री में हम प्रूव करके दिखाएंगे। हम यहां पर अस्यूम किए थे, यहां पर असम्पशन हुआ है, यहां पर अस्यूम किए थे कि हमारा मान लेते हैं, चलो चलो मान लेते हैं कि कोई एक नेचुरल नंबर k है जिसके लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। फिर प्रूव करके दिखाएंगे कि अगर कोई एक नेचुरल नंबर k के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है जिसको हम अस्यूम किए हैं, तो हमारा स्टेटमेंट उसका नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर मतलब k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है कि नहीं वो प्रूव करेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है क्लियरली? क्यों करेंगे आगे बताऊंगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तीनों स्टेप क्यों कर रहे हैं, खत्म हुआ यहाँ पर। तीनों स्टेप क्यों कर रहे हैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप समझ पाए तो क्या करना है, क्लियर नॉट? यस सर। ओके। स्टेप वन में आप चेक मतलब प्रूव करना, चेक मतलब प्रूव करना। आप चेक करोगे कि आपका स्टेटमेंट जो पहला नेचुरल नंबर 1 है उसके लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? आप चेक कर दिए। स्टेप टू में चेक नहीं करना है, स्टेप टू में अस्यूम करना है। मान लेते हैं कोई के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, मान लेते हैं। तो अगर हमारा, हम जो माने हैं मतलब कोई भी के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, तो स्टेप थ्री में हम प्रूव करके दिखाएंगे कि हमारा स्टेटमेंट वो के का नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू है। के का नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर क्या है, के प्लस 1, उसके लिए भी ट्रू है। अगर हम ये प्रूव करके दिखा देते हैं, ये तीनों स्टेप अगर कंप्लीट कर देते हैं, तीनों स्टेप अगर कंप्लीट हो गया मतलब क्या हो गया, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए चेक हो गया। और ये तो कुछ चेक नहीं करना है, तो अस्यूम करना है। स्टेप थ्री भी प्रूव हो गया तो ऑटोमेटिकली ये तीनों स्टेप्स ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि ब्रह्मांड के सारे नेचुरल नंबर के लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। और क्यों, चलो देखते हैं। अरे भाई मेरा बात समझ रहे हो ना, यहां से मजा आएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं देखते हैं, क्लियर और नॉट? ओके, यस सर। अच्छा। स्टेप वन में आपने क्या किया बताओ जरा, आपने स्टेप वन में क्या किया? वन के लिए चेक किया है ना, क्या वन के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है कि नहीं? तो मानो स्टेप वन सक्सेसफुल हो गया, स्टेप वन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है ना? मतलब वन के लिए आपका स्टेटमेंट वेरीफाइड है। फॉर एन इज इक्वल टू 1 पी ऑफ एन इज ट्रू, ये चेक हो गया, ठीक है ना? वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, मतलब वन के लिए आपका स्टेटमेंट सही है। स्टेप टू में आपने क्या किया ना, आपने अस्यूम किए कि मानो कोई एक नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू के है और मानो उसके लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब पी ऑफ के ट्रू है, मानो। स्टेप थ्री में आप दिखा दिए कि अगर पी ऑफ के ट्रू हो रहा है
तो उसका नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर k+1 के लिए भी आपका स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। मैं भी आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं। स्टेप 2 में आपने एज्यूम किए n इज इक्वल टू k के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है। आप एज्यूम किए हैं, मतलब एज्यूम करने का मतलब समझते हो ना, क्या होता है एज्यूम करने का मतलब मान लेते हैं, दिल में मान लेते हैं कि आपका कोई एक k है जिसके लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है ना? कोई एक नेचुरल नंबर k है जिसके लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है, और आप ये प्रूव करके भी दिखा देते हैं स्टेप 3 में। तो अगर k के लिए ट्रू है तो k का नेक्स्ट वाले नेचुरल नंबर के लिए भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ये आपने प्रूव करके दिखा दिए। मेरा बात समझ में आ गया क्लियरली? स्टेप 3 में प्रूव यस करके सर। दिखा दिए। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा वो समझते हैं। बेटा देखो, आपने वन वन के लिए तो वेरीफाई कर दिए हो ना, वन के लिए तो ट्रू है, पी ऑफ वन इज ट्रू। ये तो आप वेरीफाई किए हो, ये तो वेरीफाइड पहला स्टेप में हो गया था। अच्छा, आप दूसरा और तीसरा स्टेप से आपको क्या जानने को मिला ना, अगर कोई भी नेचुरल नंबर k के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर k के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, तो उसका नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर k+1 के लिए भी आपका ट्रू हो रहा है। वो स्टेप 3 से पता चला। इसका मतलब भाई आपको तो ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हो, वन के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब स्टेप 3 से पता चला ना कि कोई भी k के लिए अगर ट्रू है तो उसका नेक्स्ट वाले के लिए भी ट्रू है। तो इसका मतलब 1+1 2 नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू जरूर होगा। अरे समझ रहे हो ना? क्लियर और नॉट? हेलो? हेलो? यस सर। हाँ यस सर। बेटे, अगर ट्रू के लिए ट्रू है, देखो ऑटोमेटिकली ये पूरा सीढ़ी चलता जाए, मतलब सीरीज चलता जाएगा। ट्रू के लिए ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है, ठीक है ना? फिर से वही बात आता है, आपने क्या प्रूव कर चुके हो कि कोई भी k के लिए अगर ट्रू है तो उसका नेक्स्ट वाले के लिए भी ट्रू है। तो इसका मतलब p(3) भी ट्रू हो जाता है। आगे चलकर p(4), p(5), p(6), p(7), अब तो जितने नेचुरल नंबर वन बढ़ाते जाओ सारे सबके लिए ट्रू होते जाएंगे। क्लियर और नॉट? तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ही हम प्रूव कर दिए कि मेरा स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस यस सर। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो बोलो, रिपीट करूंगा। समझ में आया? ये दोनों स्टेप का फायदा क्या हुआ? ये दोनों स्टेप का फायदा क्या हुआ, समझ में आया? ये दोनों स्टेप का फायदा क्या हुआ ना, नेचुरल नंबर वन के बाद आगे जो आप एक एक करके चेक करते थे ना, अरे मैथमेटिकल इंडक्शन के पहले आप क्या करते थे, वन वन पे चेक करते थे, टू पे चेक करते थे, थ्री पे चेक करते थे, आगे चेक करते जाते थे, है ना? लेकिन अब वो नहीं करना पड़ा, खाली वन के लिए चेक कर दो। और अगर ये दोनों स्टेप आप कंप्लीट कर दिए तो ऑटोमेटिकली बाकी भी चेक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप दोनों से क्या पता चलता है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई भी k के लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, तो उसका नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर k+1 के लिए भी ट्रू हो रहा है। अगर ये प्रूव कर देते हैं थर्ड स्टेप में, तो वन पे तो चेक हो गया, तो ऑटोमेटिकली टू पे भी वेरीफाई हो जाएगा, थ्री पे वेरीफाई हो जाएगा। आई होप आप समझ में आ गया ना? क्लियर हो ना? आगे चले? ओके, तो कुछ यस क्वेश्चंस सर। करते हैं। ओके, सॉरी, व्हाट अबाउट द अदर्स? आई थिंक बहुत बेटे, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। प्लीज, लाइक योर बिग ब्रदर, तो बड़े भाई होने के नाते बोल रहा हूँ कि इतना मेहनत कर रहा हूँ तो रिजल्ट दो, बात मुझसे बात करो, आप मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यार पूरा साइलेंट रह जाने से कोई फायदा नहीं। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, गला बहुत दर्द कर रहा है मेरा, मैं जोर जोर से जो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ। तो आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? सिर्फ देवदास बोल रहा है यस सर, व्हाट अबाउट द अदर्स? मैं भी बोला। यस सर। यस सर। सबको समझ में आया? अच्छा ठीक है, तो यस सर। क्वेश्चन करते हैं, तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, ये आपका 12th का क्वेश्चन है, 11th का क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको करने से ही आपको 12th में हम क्या करें आगे पता चलेगा, है ना? प्रूव दैट, ये 11th, ये 12th के लिए नहीं है, 11th के लिए, फॉर 11th क्लास में लिख देता हूँ इधर, फॉर 11th, कि प्रूव दैट 1+2+3+ ... n is equal to
n into n plus 1 by 2 for all n belongs to capital N। पहले सवाल को समझ लेते हैं। वैसे ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, ये लास्ट क्वेश्चन। कल इसके ऊपर बाकी जो क्वेश्चन होंगे कल कल उसके ऊपर किए करेंगे। करने के बाद कल ही मैं आपको इनवर्स कल शुरू करेंगे, ठीक है ना, डोंट वरी। तो बेटे क्या दे रखा है कि प्रूव करो कि 1 + 2 + 3 प्लस सारे नेचुरल नंबर ऐड कर रहे हैं ना, 1 + 2 + 3 अप टू n, n एक नेचुरल नंबर है, अप टू n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n into n plus 1 by 2। ये तो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, है ना, एपी में पढ़े थे। इसको प्रूव करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा अच्छा, इसका क्या मतलब, मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या लेना देना? भाई सुनो मेरे बात। एक मैथमेटिशियन आपके पास आया और बोला भाई देख, 1 से लेके तू कोई भी नेचुरल नंबर तक ऐड करेगा ना, 1 + 2 + 3 + सम नेचुरल नंबर n तक ना, यही यही उसका फॉर्मूला है, उससे उसका आंसर यही से मिल जाएगा। सपोज आप तू 1 + 2 + 3 + अप टू 100 तक ऐड करेगा ना, तो आंसर होगा 100 × 100 + 1/2। 200 तक ऐड करेगा ना, तो आंसर होगा 200 × 200 + 1/2। कोई भी नेचुरल नंबर तक ऐड, ये फॉर्मूला काम देगा। तो आप कहोगे अरे मेरा डाउट हो रहा है, रे मेरा डाउट हो रहा है, तो क्या बोलेगा? डाउट हो रहा है तो देख, क्या करेगा, 1 के लिए चेक करवा देगा, 2 के लिए चेक करवा देगा, 3 के लिए चेक करवा देगा, 4 के लिए, ऐसे चेक करवाता जाएगा। लेकिन हो सकता है, मे बी देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आगे चल के कोई एक नेचुरल नंबर में फेल कर जाए, ये फॉर्मूला काम ना है। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? तो इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का मदद लेंगे कि एक 3 स्टेप में हम ये दिखा देंगे कि हाँ कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ये फॉर्मूला काम करेगा। तो बेटे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 क्या है? चेक करना कि 1 के लिए ट्रू है कि नहीं, है कि नहीं। फॉर n इज इक्वल टू 1, बेटा 1 के लिए देखते हैं ये सही है कि नहीं। अच्छा n इज इक्वल टू 1 मतलब क्या है? तो बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। मतलब 1 + 2 + 3 + 1 तो नहीं कर सकते ना बेटे, तो आगे बढ़ता जाएगा ना, तो आगे बढ़ता जाएगा। तो n ऐसा नहीं होता है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या, आप खुद बताओ। n इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब होगा? 1 + 2 तक, है ना। n इक्वल टू 3 का क्या मतलब होगा? 1 + 2 + 3 तक, है ना। अरे स्टेटमेंट समझ रहे हो ना। Yes, sir. n इक्वल टू Yes, sir. 100 का Yes, sir. मतलब क्या होगा? 1 + 2 + अप टू 100 तक, है ना। तो n इक्वल टू 1 मतलब 1 एंड 1 इज इक्वल टू, बेटा अगर राइट हैंड साइड में n का जगह 1 पुट करते हैं तो 1 × 1 + 1/2 मतलब 1 × 2/2 मतलब 1। बेटा 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू, इजंट इट? दिस इज ट्रू। इसका क्या Yes, मतलब sir. हुआ कि 1 के लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू है, n इक्वल टू 1 के लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेप 2 में बेटा मैं क्या करूंगा? मैं अस्यूम करूंगा स्टेप 2 में, assume that 1 + 2 + 3 + ... सम नेचुरल नंबर के कोई एक नेचुरल नंबर है, उसके लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू है। अस्यूम कर रहा हूं, मान लेता हूं, क्योंकि के तो कोई कोई एक मतलब नंबर नहीं है ना, के कोई एक नेचुरल नंबर है, तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। तो मानो उसके लिए ट्रू है, मतलब 1 + 2 + 3 + k इज इक्वल टू k इंटू k + 1/2, ये मैं अस्यूम कर रहा हूं। तो स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा? आई विल हैव टू प्रूव दैट ये जो स्टेटमेंट है, अगर ये के लिए ट्रू है तो ये k + 1 के लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ये जो कि हम अस्यूम कर रहे हैं, तो क्या उसका नेक्स्ट वाले नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो प्रूव करेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? मतलब 1 Yes, sir. + 2 + 3 + ... प्लस अप टू व्हाट? अप टू k + 1, है ना, अप टू k + 1 प्लस k + 1। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटे। ये स्टेटमेंट को मैं P ऑफ n बोलता हूँ, P ऑफ n बोलता हूँ ना, स्टेटमेंट P ऑफ n है। तो यहाँ से हमारा क्या वेरीफाई हो गया कि P ऑफ 1 इज ट्रू। बेटे ये फंक्शन नहीं है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। और इधर से क्या प्रूव हो गया कि P ऑफ k इज ट्रू।
सॉरी मैं अस्यूम किए है ना, अस्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू, अस्यूम कर रहे हैं। और इधर से क्या प्रूव करेंगे, पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। स्टेप 2 में अस्यूम किए पी ऑफ के इज ट्रू, स्टेप 3 में प्रूव करेंगे पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। तो बेटे मतलब पी ऑफ के प्लस वन क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस अप टू के प्लस वन इज इक्वल टू, बेटा 1 प्लस 2 प्लस अप टू एन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू के प्लस वन क्या होगा ना, के प्लस वन इंटू के प्लस वन, 2/2। हाँ बाई टू। अरे मेरा बात समझ रहे हो, यस सर। यस सर। आई हैव टू प्रूव दिस, ये इसको प्रूव करना है, इसको अस्यूम किए थे, इसको प्रूव करना है, टू प्रूव। और इसको कैसे प्रूव करेंगे, जो असम्पशन हम किए हैं ना उसी असम्पशन का मदद लेके प्रूव करेंगे। क्लियर और नॉट? तो चलो देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, देखो कैसे लॉजिक अप्लाई हो रहा है बेटे। मैं एक काम कर देता हूँ, हाँ बेटे हमें क्या प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसके एलएचएस क्या है बेटे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस वन, ये है ना एलएचएस। अच्छा बेटे अभी आपने अस्यूम किए थे ना, अभी जस्ट आपने अस्यूम किए थे कि यहाँ से यहाँ तक का सम आप अस्यूम किए थे, क्या अस्यूम किए थे, के इंटू के प्लस वन बाई टू, आप अस्यूम किए थे ना भाई, अरे अभी तो किए थे। हाँ इसको अस्यूम किए थे के इंटू के प्लस वन बाई टू, दैट प्लस व्हाट, के प्लस, समझ रहे हो ना। अच्छा तो भाई 2 एलसीएम ले जाते हैं, तो के इंटू के प्लस वन प्लस 2 इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 2k प्लस 2 बाई टू। वेल क्या आ रहा है ना, के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 बाई टू। यस सर। डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. ओके अच्छा, अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे इतना क्यों माथा पच्ची कर रहे हैं भाई, अरे एक झटका में हो जाएगा। के प्लस वन कॉमन ले जाते हैं ना, अरे के प्लस वन कॉमन ले जाते हैं ना इधर से, या क्या कर रहे हैं? यस जल्दी हो जाएगा ना बेटे, दोनों टर्म में से के प्लस वन कॉमन ले जाता हूँ, तो ले जाने से ये टर्म में क्या बचेगा, के बाई टू, और इधर क्या बचेगा, वन। तो के प्लस वन इंटू टू एलसीएम जाएगा तो के प्लस टू बाई टू, विच इज आरएचएस। तो भाई प्लेन बात है कि मैंने अस्यूम किया था कि कोई एक नेचुरल नंबर के लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू था, और मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि अगर के लिए ट्रू है तो उसका नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर के प्लस वन के लिए भी ट्रू है, एलएचएस आरएचएस करके दिखाया। तो क्या साबित हो गया, इससे क्या साबित हो गया, स्टेप 2 स्टेप 3 से क्या साबित होता है, कौन मुझे बताएगा हिंदी में, क्या साबित होता है स्टेप 2 स्टेप 3 से, कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो रहा है तो उसका नेक्स्ट वाले नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? अस्यूम करें अगर कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, अस्यूम करते हैं, तो उसका नेक्स्ट वाले के लिए भी ट्रू है, प्रूव हो गया। क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब पहला स्टेप से तो वेरीफाई हो गया था वन के लिए ट्रू है, पहला स्टेप से तो चेक हो गया था वन के लिए ट्रू है। अब ये स्टेप 2 स्टेप 3 से पता चला कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो उसका नेक्स्ट वाले के लिए ट्रू है। तो 1 पहले ट्रू था तो इसका मतलब 2 वाले ट्रू होगा, उसका नेक्स्ट 3 के लिए ट्रू होगा, उसका नेक्स्ट 4 के लिए ट्रू होगा। ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये एक प्रोग्राम के तरह आपको समझा देता है कि बाकी सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। क्लियर और नॉट? सिंपल बात है। देयरफॉर P of n is true for all n belongs to capital N। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस वेरी गुड। तो टुमारो हम इसी, देखो बेटे आपको मतलब खाली ये स्टेप्स याद रखने हैं, एक तो कॉन्सेप्ट समझने हैं, जो मार्क रखने के लिए खाली मतलब बोर्ड पास करने के लिए जो पढ़ रहे हो वो खाली स्टेप याद रख लोगे तो अच्छा है। जो बोर्ड एग्जाम दे के मतलब मैथ के लाइन में कुछ ना करना चाहते हो तो खाली स्टेप याद रख लो हो जाएगा। लेकिन जो चाहते हो फ्यूचर में ये सारे चीज़ों को आप खुद टीचर बन के किसी को पढ़ाना चाहते हो, या फिर एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो, अच्छे तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट को, जो भी करना चाहते हो, तो आपको सारे चीज़ें डिटेल में समझना होता है।
और उसको मतलब दूसरों को समझाने का एबिलिटी भी आना चाहिए। तो इसीलिए सारी चीज़ों को मैं आपको इन डेप्थ समझा रहा हूँ। तो डोंट वरी अबाउट इट। कल से जो इसके जो ऊपर जो मैथड इंडक्शन वाले जो सवाल हैं मैट्रिक्स चैप्टर के, उस सवाल को डायरेक्ट 3 स्टेप 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 करके समझेंगे, है ना, कोई पूरा थ्योरी नहीं। तो ये जो सवाल अभी किए 11th का, ये 12th के लिए नहीं, दिस इज फॉर 11th, ठीक है ना। ओके ओझा, हैव यू टेकन दैट?